और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तहखाने के भूतहा घर की एक बेहद डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी रिया की है। रिया इस घर में 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय से रह रही है, लेकिन यह सब उसके घर में रहने के तीसरे महीने में शुरू हुआ। उस वक्त रिया को यकीन हो गया था कि उसका घर थोड़ा बहुत भूतिया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो रिया के घर में रहती है। रिया उसे नॉक बुलाती है। नॉक का एक उसूल है, सवाल मत पूछो, अगर पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा, और वो जवाब अच्छे नहीं होते। शुरू में नॉक का काम सिर्फ दरवाजों और दीवारों पर खटखटाना था, लेकिन जब रिया ने मान लिया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है बल्कि कोई अदृश्य उपस्थिति है, तब उसे एहसास हुआ कि नॉक को अपनी राय देने का बहुत शौक है। रिया ने समझदारी से काम लिया और अब वो कभी स्पीकर पर रेडियो, पॉडकास्ट या वीडियो नहीं सुनती, हमेशा ईयरफोन का इस्तेमाल करती है। उसे शक है कि और लोग जो उससे ज्यादा बहादुर होते हैं शायद नॉक से बात करने की कोशिश करते, लेकिन रिया इसे बहुत खतरनाक विचार मानती है। उसे नहीं पता कि नॉक क्या है, और सबसे जरूरी बात, नॉक क्या कर सकता है। हो सकता है नॉक दीवारों में छिपा कोई अजीब सा प्राणी हो जिसे देखने पर इंसान पागल हो जाए। इसीलिए रिया और नॉक के बीच की दोस्ती बस एक दूसरे की हदें समझने तक सीमित रहती है। नॉक का एक और नियम है, अगर उसे नहीं चाहिए कि रिया किसी कमरे में जाए तो वह 2 बार तेज से खटखटाता है। रिया ने इसे समझ लिया है, 1 खटखट का मतलब हाँ और 2 का मतलब ना। अगर रिया किसी कमरे में जाती है और 2 बार खटखट सुनती है तो वह चुपचाप वापस चली जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है। उसने कभी नॉक को चुनौती देने की कोशिश नहीं की, और न ही वो ये जानना चाहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। थोड़े समय बाद रिया ने देखा कि नॉक सिर्फ खटखट नहीं करता बल्कि चीजों को भी इधर उधर करता है, खासकर प्लेट्स और कप्स। कई बार उसने देखा कि रात को छोड़ा हुआ पानी या दूध का गिलास सुबह खाली हो जाता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अगर वह रात को खाना बाहर छोड़ देती, खासकर रोटी या ब्रेड, तो उसमें इंसानी दांतों के निशान दिखाई देते थे। ये कोई चूहे के काटने जैसा नहीं था, बल्कि साफ साफ इंसानी दांतों के निशान होते थे। शायद इसी वजह से रिया अब घर को साफ सुथरा रखने लगी। इस तरह रिया और नॉक अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, बिना एक दूसरे को ज्यादा परेशान किए। मैंने ये घर खरीदते समय सबसे ज्यादा सोचा तो बस बेसमेंट को देखकर था। बेसमेंट की एक अजीब सी जगह थी जिसकी वजह से मैं लगभग ये घर नहीं खरीदता। दीवार के अंदर निकली हुई एक छोटी सी जगह बस 2-3 फुट गहरी, छाती तक ऊंची और 4 फुट चौड़ी थी। उसमें पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी पेंट की हुई मचाने लगी हुई थीं, जो इसे पूरी तरह अजीब बना देती थी और इस जगह को इस्तेमाल करने लायक भी नहीं छोड़ती थी। मुझे नहीं पता ये जगह किस काम के लिए बनाई गई थी, पर उसमें एक अजीब सा डरावना एहसास था। जब भी मैं वहां जाता मुझे लगता कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए और न ही उसके पास जाने की हिम्मत करनी चाहिए। इस डर की वजह से मैंने कभी भी बेसमेंट में कुछ नहीं रखा। वहां बस पानी और हीटिंग यूनिट्स रखे हुए हैं, और पिछले मालिकों का थोड़ा बहुत कबाड़ा पड़ा है, जैसे पुरानी लकड़ी की मेजें और कुर्सियां। मैं वहां केवल तभी जाता हूं जब बिल्कुल जरूरी हो। अब तक मैंने बस कुछ ही बार दिन के समय वहां कदम रखा है, लेकिन हर बार जब मैं नीचे गया तो मैं उन नियमों का पालन करता जो हमें बचपन में ही किसी डरावनी जगह को पार करते समय सीखने पड़ते हैं। जैसे कि आप वहां कोई तेज आवाज नहीं करते ताकि वहां की शांति भंग न हो, न ही किसी चीज का ध्यान खींचो, और अगर आप डरते हैं तो कभी उसे महसूस मत होने दो। लेकिन न ही आप वहां ज्यादा समय बिताते हैं और जैसे ही काम खत्म हो जाए लाइट बंद करके वहां से तुरंत निकल आते हो बिना पीछे मुड़े हुए।
मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और ये डर अब तक मेरे साथ है। जब मैंने इस घर में अकेले रहना शुरू किया तो अंधेरे के साथ सामंजस्य बिठाना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा। पहले कुछ महीनों में मेरे डर और रात को घर में होने वाली अजीब आवाजों की वजह से मैंने आदत बना ली थी कि रात में मैं अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता था। दिन के समय सारे बर्तन धो लेता, अगले दिन की तैयारी कर लेता और जब तक बाहर हल्की रोशनी रहती सारे घर की लाइट्स बंद कर देता। फिर मैं अपने कमरे में रात के लिए खाने पीने का सामान जैसे कि स्नैक्स, ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स वगैरह लेकर बंद हो जाता। मेरे कमरे के साथ ही एक बाथरूम भी है जिससे मुझे रात के दौरान बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कमरे में एक मिनी फ्रिज और केतली भी है। इस कमरे में मेरा छोटा सा संसार था जिसमें सिर्फ मैं, मेरे कंप्यूटर गेम्स, चिल म्यूजिक और मेरी किंडल थी। ऐसा लगता था कि रात की अजीब आवाजें भी मेरे कमरे की शांति का आदर करती थी क्योंकि वे मुझे वहां ज्यादा तंग नहीं करती थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ मिलने आया। रात के करीब 7:30 बज रहे थे जब मैंने और मेरी भतीजी अवा ने डिलीवरी से आया डिनर खत्म किया था। अवा मासूमियत से मेरे पास आई और बोली, चाचा, यहां कौन सी छोटी लड़की रहती है? मैंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य सवाल नहीं था। मुझे वैसे भी भूत प्रेत से जल्दी डर लग जाता है और यह सवाल बिल्कुल वैसा ही था जिससे डर पैदा हो। मेरा पहला ख्याल नॉक्स की तरफ गया। यह कोई पहली बार नहीं था कि नॉक्स ने घर के मेहमानों से कुछ शरारत की हो, लेकिन अवा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, कौन सी छोटी लड़की? वो जो किचन के दरवाजे के पास खड़ी है। अवा ने धीरे से कहा और किचन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे देखती है। वो डरावनी है, उसने फुसफुसाते हुए जोड़ा। मेरे गले में एक गांठ सी फंस गई। क्या वो अभी भी वहां है? मैंने सावधानी से पूछा। अवा ने अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मैंने जितना हो सके उतनी सहजता से किचन की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे को देखा। वह दरवाजा बेसमेंट की ओर जाता था और हमेशा की तरह बंद था। मैंने दरवाजा खोला नहीं, लेकिन सीधा जाकर एक छोटे से की रैक से पुराने, थोड़े जंग लगे चाबी को उठाया जो पिछवाड़े के दरवाजे के पास लटका हुआ था। यह बेसमेंट के दरवाजे की चाबी थी। चाबी को मजबूती से पकड़ते हुए मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने हैंडल को जोर से चेक किया। दरवाजा मजबूती से बंद था। मैंने वापस जाकर अवा से कहा, देखो, अब दरवाजा लॉक हो गया है, वहां से कुछ नहीं आ सकता। उससे उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई और वह अपनी मां के पास चली गई। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने भाई और भाभी को यह बात बतानी चाहिए थी, लेकिन जाने क्यों मैंने वह बात कभी उनसे साझा नहीं की। उस रात सभी जल्दी सोने चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने महसूस किया कि घर से अजीब सी चरचराहट की आवाजें आ रही थीं, जबकि बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अब सोचता हूं शायद नॉक्स मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। सुबह मुझे एक जोरदार दस्तक से जगाया गया। दरवाजे के बाहर मेरा भाई खड़ा था और वह परेशान लग रहा था। अवा गायब थी। अवा, मैंने धीरे से पुकारा। नीचे से कुछ हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हिला हो। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी चीज जो हमें अभी चाहिए थी वो ये कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊं और मेरी टांग टूट जाए। मैंने फोन की रोशनी से बेसमेंट को स्कैन किया। वहां पुरानी फर्नीचर की टांगें चमक रही थीं और उनकी परछाइयां दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। वहां इतनी ठंड थी कि मेरी सांस धुएं जैसी दिख रही थी और मेरी बाहों की नंगी त्वचा कांपने लगी। मैंने मेजों और कुर्सियों के नीचे देखने में समय बर्बाद नहीं किया। मैं सीधा उस अजीब सी जगह की ओर बढ़ा और हां, वहां उस तिरछी सीढ़ियों के पीछे एक गहरे रंग के बालों और पाजामों में लिपटी अवा बैठी थी। वो उस छोटी सी जगह में जितनी हो सकती थी उससे कहीं ज्यादा अंदर दिख रही थी। अव्वा, मैंने धीरे से कहा। उस सुबकी और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अव्वा, बाहर आओ, सब ठीक है, मैं यहां हूं। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिला दिया और अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लिया। मैंने गहरी सांस ली और सीढ़ियों के बीच से खुद को घुमाते हुए किसी तरह अवा तक पहुंचा। उसके कंधों के नीचे से पकड़कर
मैंने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। वो मेरे सीने से चिपक कर जोर जोर से रोने लगी। उसकी अंगुलियां मेरे शर्ट में कसकर जमी हुई थी। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे। तभी अचानक ठंड बहुत तेजी से बदलकर भारी गर्मी में बदल गई। मैं उस अचानक बदलाव से उलझन महसूस करने लगा। मेरे फोन की रोशनी में ही मैं बस मुश्किल से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। क्या यह पहले से ज्यादा अंधेरा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नजर पहले से कम हो गई हो। उलटी रखी फर्नीचर की ढेर, जो बस कुछ ही फीट लंबी थी, अचानक एक लंबी सुरंग जैसी लगने लगी। मैंने अपने हाथ से हवा में स्वैप किया, जैसे अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी फोन की रोशनी झटके से हर दिशा में इधर उधर हिलने लगी। अजीब साए चारों ओर नाचने लगे, लेकिन मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कहीं अंधेरे में कोई छोटी बच्ची दिखाई दे। मैंने बस अपना पूरा ध्यान फर्नीचर के ढेर को पार करने, सीढ़ियों पर चढ़ने और किचन की हल्की नारंगी रोशनी में पहुंचने पर लगाया। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। अब भी हवा को अपने सीने से लगाए हुए था। मेरे सीने से सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे मैंने एक लंबी दौड़ पूरी की हो। यह कहानी अचानक से मिली एक डरावनी और अवास्तविक परिस्थिति के बारे में है, लेकिन उसमें छिपा प्यार और सुरक्षा का भाव उसे असली बना देता है। उसने हमें देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत दौड़कर आई और राहत की वजह से रोने लगी। मेरी बहन की हालत देखकर मुझे समझ में आया कि हम सही सलामत हैं। यह देखकर उसे कितनी बड़ी राहत मिली है। इसी वक्त मेरा भाई भी पीछे से आ गया। शायद वो बाहर आंगन में था। जैसे ही मैंने छोटी सी हवा को उसकी मां की गोद में छोड़ा, मैंने महसूस किया कि उसके हाथ में कुछ था, एक चाबी। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलने की चाबी थी। बेटा, तुम नीचे क्यों गई थी? मेरी भाभी ने घबराई आवाज में पूछा। अव्वा के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो बस जोर जोर से रो रही थी और मुझे उसका रोना देखकर खुद को संभालना मुश्किल लग रहा था। मैं भी लगभग रोने वाली थी। तुम्हें चोट लगी है? मेरे भाई की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वो मेरे पैर की तरफ इशारा कर रहा था। जब मैंने नीचे देखा तो देखा कि मेरी बाईं टांग से खून धीरे धीरे फैल रहा था। मेरी पैंट खून से लाल हो रही थी। मैंने ध्यान से पैंट को खींचकर ऊपर किया तो देखा कि मेरी टांग पर लंबे लंबे खरोंचे थीं, जैसे किसी ने मेरी एड़ी पकड़ने की कोशिश की हो। शायद नीचे कुछ टकरा गया होगा, मैंने बुदबुदाया। अब जब मुझे उन खरोंचों का एहसास हो रहा था और एड्रेनालिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो दर्द असहनीय लग रहा था। मेरा भाई कुछ कह रहा था कि मुझे खरोंचें दिखानी चाहिए, टेटनस के लिए या कुछ और। फिर वो और उसकी पत्नी अवा को उसके कमरे में ले गए, उसे संभालने की कोशिश करने लगे और मैं अकेला रह गया उस काले और भयानक बेसमेंट के दरवाजे के सामने। उस अंधेरे से जैसे खतरे की एक तेज लहर निकल रही थी। मैं बहुत सावधानी से, जैसे कि वो दरवाजा किसी मगरमच्छ का जबड़ा हो, उसे बंद करने लगा। बंद होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ से नफरत मुझ पर हमला कर रही थी। मैंने चाबी दरवाजे में डाली और उसे लॉक कर दिया। फिर धीरे से एक लंबी सांस ली। तभी अचानक ऊपर से दो तेज ठक ठक की आवाजें आईं। हाँ, मुझे मालूम था दस्तक ये खत्म नहीं हुआ था। सुबह मेरे भाई और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रुकेंगे। वो आवाज से ज्यादा कुछ जान नहीं पाए थे, पर इतना समझ गए थे कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। और सच कहूं तो मैं भी यही महसूस कर रहा था। वो जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगे और जाने की तैयारी में लग गए। जब वो जाने लगे तो अव्वा मेरे पास आई और मुझे गले लगाया। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा और उसने मुझे एक अजीब नजरों से देखा। क्या वो छोटी लड़की थी? मैंने पूछा। अव्वा ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो मम्मी और पापा को खा जाएगी। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं पता मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को अलविदा कहा भी था या नहीं। बस याद है तो यही कि मैं अपने घर के सामने खड़ा था, सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं। मैं अब अपने पैर के गहरे कटों से परेशान हो रहा था। मैंने बस टिश्यू से खून रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो घाव जितने गहरे थे उससे ज्यादा बुरे लग रहे थे। कट एकदम बेढंगे थे। आखिरकार मैंने सोचा कि शनिवार को खुली कोई क्लिनिक ढूंढूं और अपने घावों की सही तरह से पट्टी करवा लूं,
फिर सोचा कि क्या करना है। मैं बेसमेंट के दरवाजे के पास से गुजरा, तैयार होने के लिए। सुबह की रोशनी में उस दरवाजे पर वो भयानक एहसास गायब था। थोड़ी राहत महसूस हुई। डॉक्टर ने जब मेरा घाव देखा तो उसने पूछा, क्या तुम पर किसी ने हमला किया है? मैंने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, ये बस फर्नीचर से टकराने का नतीजा है। उसने शक की नजर से मेरी तरफ देखा और चुपचाप अपना हाथ उठाया, उसे पंजे जैसा बनाया और धीरे से मेरे घाव पर खींचा। वो कट बिल्कुल भी फर्नीचर के कोने से नहीं लग रहे थे। ऐसा भी नहीं लगा कि यह किसी जानवर के पंजे का काम है, जैसा कि उसने अंगूठे से दिखाया। वो कट किसी हाथ से बनाए गए थे। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में सुरक्षित हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और मुझे पूरी तरह यकीन था कि मुझे मदद की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना सिर हिला दिया। मैं क्या कहता कि मेरे ऊपर किसी दानवी शक्ति ने मेरे ही बेसमेंट में हमला किया है? मेरे कुछ और न कहने पर डॉक्टर ने मजबूरी में दुर्घटना के तहत मामला दर्ज किया। डॉक्टर के पास लंबी प्रतीक्षा के बाद जब मैं क्लिनिक से बाहर निकला तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने एक नजदीकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे भाई का फोन आया। उसने बताया कि वो लोग अब शहर के किसी होटल में शिफ्ट हो गए हैं और मुझे भी रात के खाने पर शामिल होने का न्योता दिया। मैंने सहमति जताई और कहा कि बुरी रात के लिए ये मेरा ट्रीट रहेगा। वो हल्का हंसा और कहा, रात के डर से निपटना तो पेरेंट्स होने का हिस्सा है। फिर उसने बताया कि वे एक दूध की बोतल भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि जब एवा बेसमेंट में गई थी तो वो बोतल उसके हाथ में थी, क्योंकि उसे अक्सर सोने से पहले दूध की आदत थी। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, हालांकि मैं बेसमेंट में पैर रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरी एक समस्या है, मैं ना कह नहीं पाता। फोन रखने के बाद मैं बेसमेंट और उस दूध की बोतल के बारे में सोचने लगा जो उस अजीब और डरावनी जगह में धूल फांक रही होगी। और तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, दूध। वो कप जिनमें रात को दूध होता था सुबह तक खत्म हो जाते थे। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े भी गायब होते थे जो मैंने बाहर रखे थे। क्या ये सब नॉक्स का काम नहीं था? क्या ये वो चीज थी जो रात में बेसमेंट से बाहर आती थी और खाने पीने की चीजें ढूंढती थी? ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। लेकिन मैंने ब्रिटेन में कुछ पुराने कॉटेज देखे थे जहां ऐसी ही कहानियां सुनाई जाती थीं। एक पुरानी परंपरा है जहां लोग अपने घर के दरवाजे के पास दूध और बिस्किट छोड़ते हैं ताकि रात के अंधेरे में भटकने वाली यानी जादुई प्राणियों को खुश रखा जा सके। हमारे गाइड ने भी हमें एक धातु की थाली दिखाई जिसमें दूध और बिस्किट एक बड़े पत्थर के ऊपर सलीके से रखे हुए थे जो घर के बाहर रखा था। उसने हमें बताया कि यह सदियों पुरानी परंपरा है और घर के मालिक इस परंपरा को निभाते हैं ताकि कोई भय नाराज न हो। उन्होंने हमें घर के एक कोने की ओर इशारा किया जहां दीवार का एक हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ था। गाइड ने कहा कि ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि माना जाता था कि उस जगह से फे का रास्ता गुजरता था और पत्थर उनके रास्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए उसे काट दिया गया। पर मजेदार बात यह थी कि लोग कहते थे कि घर में एक भूत भी रहता था, लेकिन घर के लोग भूत से ज्यादा फे को नाराज करने से डरते थे। अब मैं खुद को ऐसी ही एक स्थिति में पा रहा था। जब मैं घर लौटा तो मैंने एक बैग पैक किया। मेहमानों के जाने के बाद मैंने घर को साफ किया होता और दिन के उजाले में बेसमेंट के दरवाजे से कोई अजीब सा डर महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा मन लगातार सोचता रहा कि अगर मैंने किसी कोने में मुड़ते या कोई दरवाजा खोलते देखा तो कहीं कोई डरावनी छोटी लड़की मुझे घूर रही होगी। 100 बार नहीं, मैंने सोचा कि फे की इस थ्योरी को एक बार टेस्ट कर लूं, फिर आगे कुछ सोचूंगा। जाने से पहले मैंने एक गिलास दूध निकाला और उसे बेसमेंट के दरवाजे के पास एक स्लाइस ब्रेड के साथ रख दिया। फिर सुनिश्चित किया कि यह आखिरी काम हो और मैंने बेसमेंट का ताला खोलकर जल्दी से घर से बाहर कदम रखा। उस रात मैं अपने भाई और उसके परिवार के साथ डिनर पर गया। एवा अब पहले की तरह सामान्य लग रही थी, जैसे उसे पिछली रात की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने मुझसे गायब हुई बोतल के बारे में नहीं पूछा। शायद भूल गए थे या शायद उन्हें बेसमेंट के बारे में कुछ अंदेशा था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं उस रात घर नहीं लौट रहा था। इसके बजाय मैंने एक सस्ते होटल में रात गुजारी
और वहां लोक कथाओं के बारे में पढ़ता रहा। सुबह होते ही मैं अपने घर वापस गया। सबसे पहले मैंने बहुत ध्यान से किचन की ओर कदम बढ़ाए। जैसा कि मैंने सोचा था, दूध का स्तर कम था और ब्रेड पर छोटे छोटे काटने के निशान थे। एक तेज खटखटाहट घर के किसी गहरे हिस्से से आई। एक दस्तक का मतलब था हाँ। पहले दिन मैंने रसोई में रात होने का इंतजार किया। कार में मैंने एक बैग पैक करके रखा था ताकि अगर मुझे भागना पड़े तो मैं तैयार रहूं। ठंडे पसीने से तर हो रहा था, लेकिन मैंने डटे रहने का फैसला किया। डर का एहसास दरवाजे से कभी नहीं आया। लगभग 1 बजे मैं बहुत सावधानी से अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। एक अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर अपने शोध के कारण मैंने अपने कमरे की चौखट पर लोहे की फाइलिंग की एक लाइन बिछा दी। आखिरकार कहानियां कहती हैं कि फेयरी या परियां लोहे से डरती हैं, है ना? इसके बाद उस बेसमेंट के दरवाजे से डर का एहसास लंबे समय तक नहीं आया और इस तरह मैंने बेसमेंट में रहने वाली चीज के साथ एक समझौता किया। हर रात मैं रसोई के फर्श पर बेसमेंट के दरवाजे के पास दूध और रोटी का एक टुकड़ा छोड़ देता था। वह उसे हमेशा नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी मैं नियमों का पालन करता रहा। एक आखिरी बात, और इसे मैं बस एक नोट के तौर पर कह रहा हूं क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि मैंने जो देखा वो सच था या मेरी कल्पना। एक रात मैं घर देर से पहुंचा था। किसी कारण से मैंने जल्दी से बर्तन धोए, दरवाजे बंद किए और रसोई के फर्श पर अपनी शांति की पेशकश रख दी। तब तक अंधेरा हो चुका था और खिड़कियां काले शीशे जैसी लग रही थीं। एक एक कर मैंने बत्तियां बंद की, जैसे मैं नीचे की मंजिल को रात की चीजों के हवाले कर रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ पीछे की ओर बढ़ा और आखिर में सीढ़ी की लाइट भी बंद कर दी। उस रात जैसे ही मैंने पलटा और अंधेरे में झांका, मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मेरी आंखों का धोखा था। सीढ़ियों पर तीसरी या चौथी सीढ़ी पर एक छोटा सा सफेद हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उस हाथ से जुड़ा हुआ एक बेहद लंबा हाथ सीढ़ियों से होते हुए रसोई की ओर बढ़ रहा था और फिर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गया। ये इतना तेज था कि हो सकता है कि मैंने जो देखा वह सिर्फ एक भ्रम हो। खैर, मैं भागकर अपने कमरे में गया और कभी भी रात में अपने घर के अंधेरे में वापस नहीं देखा। मुझे कहना चाहिए कि उस संभावित भ्रम के अलावा मैंने उस बेसमेंट की चीज से कोई और मुकाबला नहीं किया, लेकिन यह सच नहीं है। मुझे यह कहते हुए डर लगता है कि भले ही यह पागलपन लगे, मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरा घर हल्का सा भूतिया माहौल से बदलकर ऐसा हो गया था जहां हर पल डर का साया मंडरा रहा था। यह कहानी लिली की है, एक छोटी बच्ची जो 8 साल की है। ये बात है उसके बचपन की, जब वह अपने माता पिता के साथ एक पुराने से घर में रहती थी। ये घर उस समय की बात है जब हर चीज में रहस्य और डर छिपा होता था, और लिली के लिए ये डर खासकर बेसमेंट के दरवाजे में बसा हुआ था। बेसमेंट का दरवाजा उसके घर के दिल में एक ऐसा रहस्य था जो कभी समझ नहीं आया। यह दरवाजा हमेशा से वर्जित था। हर साल बढ़ती उम्र के साथ ये निषेध और गहराता गया। लिली के लिए, जो एक छोटे से अंधेरी दुनिया में फंसी हुई थी, ये दरवाजा एक खतरनाक और रहस्यमयी आकर्षण बन गया था जो उसे बार बार अपनी ओर खींचता था। लिली के माता पिता बहुत सख्त थे। उसके पिता एक गुस्सैल और डरावनी शख्सियत थे जिनका गुस्सा किसी भी शांत दिन को तूफान में बदल सकता था। उसकी माँ, एक ठंडी मिजाज की महिला, अपने दंड को बहुत ही सटीकता के साथ देती थी, जिससे अदृश्य घाव छोड़ जाते थे जो किसी भी चोट से अधिक चुभते थे। वे दोनों ही डर के निर्माता थे और उनकी परछाइयां बहुत लंबी और डरावनी होती थीं। बेसमेंट से दूर रहो लिली, उसकी माँ बार बार कहती थी। उसकी आंखें जैसे लिली को भीतर तक चीर जाती थीं, लेकिन माँ की ये बातें लिली को डराने के बजाय उसके भीतर जिज्ञासा का एक तूफान खड़ा कर देती थी। लिली को लगता था कि वहां नीचे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो उसके माता पिता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रातें लिली की साथी बन गई थी। जब घर में सब सो जाते और हर तरफ शांति फैल जाती, तो लिली धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठती और चुपचाप बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। जैसे जैसे वह बेसमेंट के करीब पहुंचती, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती जो धीरे धीरे तेज और साफ होती जाती थीं। ये आवाजें थीं
खोई हुई और मदद की गुहार लगाती हुई, जो जैसे अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। बेसमेंट का दरवाजा एक भारी लकड़ी का था, जो जैसे भौतिकी के नियमों की परवाह किए बिना चरमराया। दरवाजा खोलते ही सामने सीढ़ियां थीं, जो गहरे अंधकार में उतर रही थीं। वह जैसे ही नीचे उतरी, अंधेरा और घना होता गया और फुसफुसाहटें तेज होती गईं। नीचे एक और दरवाजा था, जो जैसे किसी रहस्य की रक्षा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें अंदर से आ रही थीं, एक बेताब आवाज जिसे बाहर आने की जरूरत थी। लिली का हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ा, मानो किसी जादू के तहत खींचा जा रहा हो। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और उसकी दुनिया, जैसी वह जानती थी, टूटकर बिखर गई। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं होता। उस दरवाजे के पार क्या था? लिली की जिंदगी कैसे बदल गई? ये तो बस शुरुआत थी उस रहस्य की, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सत्य बन गया। उनकी आवाजें अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रह गई थीं, वो चीखें बन चुकी थीं, जो मेरे दिमाग में छेद कर रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे वो मेरे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा, जो पहले अनजान दुनिया का रास्ता था, अब एक भयावह दरार में तब्दील हो चुका था। मैं बेतहाशा भागा सीढ़ियों की ओर, जैसे कि मेरा जीवन इसी पर निर्भर हो। बाहर की दुनिया उस नर्क के मुकाबले एकदम अलग थी, जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। सुबह की धूप हर चीज पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो काला साया घुस चुका था, वो उस रोशनी को भी निगल रहा था। दिन बीतते गए, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। घर में अब एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। मेरे माता पिता, जो कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, अब एक अजीब से सन्नाटे में कैद हो गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और डर था, जैसे वो भी किसी बुरे सपने में फंसे हुए हों। वो आवाजें, वो फुसफुसाहट कभी गायब नहीं हुई। वो हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती थी, जैसे किसी पुराने